टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन है। तो ये जानना है कि आबादी बढ़ रही है, भरण पोषण करना जरूरी है। तो साधारण सी स्थिति में सबको तो भरण पोषण होगा नहीं, आबादी बढ़ रहा है ना, हम सब लोग का, और खाना भी खाना जरूरी है। तो खाना भी खाना जरूरी है और आबादी भी बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ती हुई आबादी को भरण पोषण के लिए अनाज का उत्पादन तो जरूरी होगी, और अनाज का उत्पादन यदि साधारण ढंग से होगा, उपज अच्छा नहीं होगा, तो अनाज का उपज ना सही से होगा तो फिर भरण पोषण कैसे होगा। तो वही फसल, नाम वही, फसल वही, लेकिन उत्पादन जो वार्षिक जितना होता था, हो रहा है, उससे उसको बढ़ावा देना है। इसको समझिए। डॉक्टर बर्लॉग ने बताया कि फसल का उत्पादन जहां 11 मिलियन टन थी, खास करके गेहूं का, वो बढ़ के हो गया 75 मिलियन टन। तो 11 मिलियन टन जब उत्पादन था गेहूं का हमारे देश में, तो लोग को भी पेट भर रहा था। आज 75 मिलियन टन हो गया, तो 11 से 75 मिलियन टन जो बढ़कर हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं फसल में सुधार हुआ होगा। चावल के उत्पादन में 35 से बढ़कर 90 मिलियन टन हो गए। तो ये वृद्धि हुआ कैसे फसलों के उत्पादन में? तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जरूरी है। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि दो तरह के टिश्यू को लेते हैं। एक हो गया साधारण गुण का जो उपज कम देता है, और इसको संकरण कराते हैं दूसरे टिश्यू के साथ। समझ रहे ना? तो एक तरह का टिश्यू का संकरण दूसरे तरह के टिश्यू के साथ करेंगे। ये जो है कम उत्पादन देने वाला है। मान लिया कि इससे जो लो प्रोडक्शन है, हाई प्रोडक्शन वाला है, तो इसमें हम हाई जोड़ देंगे। इतने में समझ जाइए। तो उच्च उत्पादन देने वाला का संकरण यदि कम उत्पादन देने वाले के साथ करते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? ये दोनों के बीच जो हुआ संकरण, इससे गुणों में सुधार हुई। तो जो गुणों में सुधार हुआ उसी का नाम हुआ कल्चर। तो दो अलग अलग गुण वाले टिश्यूओं को जब आपस में संकरण की क्रिया कराते हैं, तो इस क्रिया का नाम है टिश्यू कल्चर। क्योंकि कोशिका के बाद टिश्यू है, तो सेल के बाद टिश्यू है, और टिश्यू में जो सुधार लाएंगे इसी का नाम होगा टिश्यू कल्चर। और उत्पादन में जितना चाहिए उतना मिलेगा, क्षमता के अनुकूल। तो टिश्यू कल्चर क्या है? दो अलग गुण वाले ऊतकों को एक साथ मिलाने की क्रिया है। अब मान लीजिए कि आप जनरल से जानते होंगे कि कोई व्यक्ति यदि साधारण सोच वाला है, तो उच्च सोच वाले के साथ उसको रहन सहन बन जाए, तो उसका भी सोच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बस वही चीज यहाँ भी है। तो साधारण गुण वाले के साथ उच्च स्तर वाले गुण को यदि संकरण की क्रिया कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें सुधार होगी, और सुधार जो होगा यही कहलाएगा टिश्यू कल्चर। बात समझ में आ गई? इसके लिए हम नहीं, कोई अन्य वैज्ञानिक ने इस पर काम किया है। देखने वाला ने बहुत अच्छा से देखा है, हम लोग भी देखते हैं और वैज्ञानिक लोग भी देखता है। देखने का तरीका दोनों का अलग होता है। हम लोग बस साधारण सी दुनिया में भूल जाते हैं, वैज्ञानिक लोग को सुनिए कि कैसे देखता है। जब 1898 ईस्वी का समय था, लगी 1898 से 1902 लगा इनका टाइम, और ये वैज्ञानिक का नाम था हैवर लैंड। तो वैज्ञानिक का नाम हैवरलैंड, बोल के देखिए तो एक बार मेरे साथ। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैवरलैंड। जिन्होंने काम किया, और काम करने में इनको कितना साल लगा? 4 साल काम करने में लगा है। इन्होंने क्या कहा कि वेजिटेटिव सेल को लिया, यानी वेजिटेटिव सेल पर काम किया है। वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव सेल, सेल का अगला जो रूप होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो वेजिटेटिव सेल कैसे होता है? वेजिटेटिव सेल कहाँ है? अब मैं बताता हूँ। पेड़ों पर आप लोग ने चढ़े होंगे, कैसे चढ़ोगे? सीधा पेड़ है उस पर चढ़ेंगे? जब उसकी शाखा बनते चला जाता है
तो आप उस शाखा ब्रांच के सहारे चढ़ते चले जाते हैं। तो जो पौधे का जो ब्रांच होती है, सभी पौधे का अपना ब्रांच होता है, चाहे वो फसली पौधा या उच्च वर्गीय पौधा हो। तो फसलों में भी जो उसका पार्ट्स है, फसलों का जो पार्ट्स है, तो फसलों का जो हिस्सा है, उस हिस्सा का जो सेल होता है, उस सेल को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। इसका नाम होता है कायिक कोशिका। तो वेजिटेटिव सेल को कहते हैं कायिक कोशिका। तो वेजिटेटिव सेल हिंदी में कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका पर कोई काम किया तो उनका नाम है हेवरलैंड। पौधे का जो पार्ट्स है, पौधे का हिस्सा है, अब हमारा ही कोई हिस्सा होगा तो मेरा ही ना हिस्सा होगा, मेरा ही ना वो पार्ट्स होगा। तो उसी तरह से पौधे का एक हिस्सा वही उसी पौधे का गुण होगा। तो उस पर जब काम किया हेवरलैंड ने, तो देखा कि इसके टिश्यू में सुधार हुआ और इससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो हेवरलैंड ने सफलता हासिल किया और फसलों के गुणों में सुधार लाने के लिए ऊतक संवर्धन की जानकारी दिया। 1898 से 1902 ईस्वी का टाइम लगा। तो आता है ऑब्जेक्टिव में कि हेवरलैंड ने किस प्रकार की कोशिका पर अपना अध्ययन किया। तो याद रखना है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल पर जो वैज्ञानिक ने काम किया है उनका नाम हेवरलैंड है। क्लियर हो गई? और यह टिश्युओं के गुणों में क्या किया है? सुधार किया है। तो टिश्यू के गुणों में सुधार लाने के लिए हेवरलैंड ने काम किया। ओके, इसके बाद अन्य वैज्ञानिक का जब समय आता है तो 1904 आया। तो 1904 आया तो ये देखिए 1904 ईस्वी में अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम हैनिंग बताया जा रहा है। तो 1904 ईस्वी में हैनिंग नाम का वैज्ञानिक थे और इन्होंने जानते हैं क्या चीज पर काम किया है? जानते होंगे, मूली। तो इन्होंने मूली पर काम किया है। मूली, अब इसको कई नाम से लोग जानते हैं, सब्जी है, सब्जी। मूली कहाँ आता है? मिट्टी के ऊपर की मिट्टी के अंदर? सही बोला आपने, मिट्टी के अंदर। इसके निचला भाग में, इसके निचले भाग से विकास होती है। तो मूली जो होता है, आप इसको कई कामों में, सब्जी में डालिए बन जाएगा, सलाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है वो मिट्टी की सतह के ऊपर का हिस्सा है और ये जो मूली है वो सतह के नीचे की बात। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। तो एक काम अलग कर रहा है, पौधे की सतह मिट्टी की सतह से ऊपर काम कर रहा है, एक है कि मिट्टी की सतह से नीचे काम कर रहा है। तो मिट्टी की सतह से नीचे जो ये मूली है, वो मूली पर काम करने का काम किसने किया है? हैनिंग ने। और मूली के टिश्युओं को जब इन्होंने अध्ययन किया तो न जाने मूली की जो प्रजातियां थी वह कई तरह से विस्तार कर गया। तो मूली की प्रजातियों पर इन्होंने काम किया और मूली की प्रजातियों पर जब काम किया है तो मूली की कई प्रजातियां तैयार हुई, जिससे बताइए लंबा भी हुआ, उसका आकार भी बढ़ा और मूली सभी लोगों को इस्तेमाल करने की स्थिति में आ गया। यानी हमारी जो बढ़ती हुई आबादी थी ना, सबको पर्याप्त रूप से मिलने लगा। कब? जब टिश्यू कल्चर की क्रिया हुआ तब। तो टिश्यू कल्चर की क्रिया मूली प्रजाति पर कब किया गया? 1904 में। किसने किया? हैनिंग ने किया। या क्या कौन सी विधि थी जिसमें मूली की जो प्रजातियां था उसमें वृद्धि हुआ? तो वैसे जो कंडीशन था उसका नाम टिश्यू कल्चर था। इसके साथ साथ अन्य वैज्ञानिकों का भी नाम आते गया है टिश्यू कल्चर में। और अन्य वैज्ञानिकों को टिश्यू कल्चर में जब नाम आते गया है तो अन्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टीबर्ड, एवं इसके साथ और भी सहयोगी गण थे कोई भी काम करने के लिए। एक अच्छा मैकेनिक होता है, तो आप बताइए उसके साथ हेल्पर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो एक अच्छे मैकेनिक जो मिस्त्री होता है उसके साथ हेल्पर होता है। तो स्टीबर्ड थे और उनके और भी हेल्पर थे, सहयोगी थे। उन्होंने जानते क्या चीज पर काम किया है? गाजर कुल पर काम किया। यानी गाजर का जो, आप जान रहे हो ना, ये सब क्या चीज है? खाने वाली चीज है। अब बताओ, गाजर दोनों में है, आप इसे सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल के भी रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ करते होंगे उसमें भी काम आता है। तो जो गाजर है वह गाजर पर भी काम हुआ और गाजर के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए स्टीबर्ड नामक वैज्ञानिक ने काम किया। तो स्टीबर्ड ने गाजर पर काम किया और इसके टिश्युओं में सुधार किया, जिससे गाजर के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होगी। तो गाजर से टिश्यू लेकर के उसके टिश्यू के गुणों में सुधार किया और गुणों में जब सुधार हुआ
तो गाजर का उत्पादन कई गुना पहले की अपेक्षा बढ़ गए। तो आप देखिए, एक है हेवरलैंड है जो सतह से ऊपर वाले हिस्से पर काम किया, एक हैनिंग है जो काम किया कहां, मिट्टी की सतह से नीचे, और उसमें भी ऐसे प्रजाति पर काम किया जिसमें कोई रंग नहीं है, अर्थात वहां रंग वाला कोई लवक नहीं है, लवक के कारण रंग बनता है। और एक अनवैज्ञानिक है जो गाजर पर, गाजर का रंग होता है यानी उसमें लवक है, यानी लवक सहित काम किया। तो एक बिना लवक का है जो अवर्णीय लवक है, बिना रंग वाला लवक, एक है रंग वाला लवक, एक है बिना रंग वाला लवक जो सतह के नीचे है। तो सतह के नीचे बिना रंग वाला जो लवक है, और एक है रंग वाला लवक, एक तो सतह से ऊपर है। अब इस संसार में जितना भी देखेंगे पेड़ पौधे, अनाज देने वाले फसल को, ये सभी फसल जो हैं इस संसार में, ये तीनों तरह से आपको मिलेंगे, और इन्हीं तीनों का श्रेय जाता है सभी प्रकार की फसलों पर विकास पाने हेतु। तो सभी प्रकार के फसलों पर विकास होता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से, और सभी प्रकार के फसलों को आप अध्ययन इतना ही से कर सकते हैं क्योंकि वही फसल जो सतह, मिट्टी की सतह से ऊपर है, कुछ फसल मिट्टी की सतह से नीचे है, और कुछ फसल जो है मिट्टी की सतह के नीचे है, उत्पादन नहीं हो रही है, लेकिन उसमें रंग का भी रूप है, और कुछ ऐसे जिसमें रंग का रूप नहीं है। तो यही तीन प्रकार के अध्ययन से हमारा भरण पोषण हो रही है, और ये तीन प्रकार के अध्ययन फसलों में विकास करवाया और देश में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, हरित क्रांति लाया। तो आप 12 ब्राह्मी का टॉपिक कंपटीशन तक का काम आएगा, आप इसे 12 का होंगे तो अच्छे से नोट कीजिएगा, और चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, लाइव सेशन में भी आप जुड़ते रहिएगा। तब तक इतने, धन्यवाद।